अस्सलाम वालेकुम। हाँ, टाइफाइड फ़ीवर या एंटेरिक फ़ीवर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी में कुछ चीज़ें जो हमने देखनी है कि ऑर्गेनिज़म सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज़म को जो कर रहा है इसमें सल्मोनेला टाइफी और सल्मोनेला पैराटाइफी है। फिर हमें रूट ऑफ इन्फेक्शन जो बेसिकली फ़ीको-ओरल रूट है, पेशेंट का या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये फैल सकता है। फिर हमारे पास पता होना चाहिए कि फ़ेज़ेज़ क्या हैं टाइफाइड की। तो इसके बेसिकली दो फेजेज़ हैं। टाइफाइड इन्फेक्शन जब भी पेशेंट को होगा तो इनिशियली जब ऑर्गेनिज़म की क्वांटिटी कम है तो सिम्टम्स पेशेंट को डेवलप नहीं होंगे। पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, टाइफाइड जो बैक्टीरिया है गॉल ब्लैडर के अंदर रिज़ाइड करेगा, वहाँ पे प्रोलिफरेट करेगा। उसके बाद ये पेयर पैचेज़ में जाएगा, टर्मिनल आइलियम के पार्ट में, मैक्रोफेज के अंदर। और जिस वक्त वहाँ पे इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी मतलब जब ग्रो करेगा तो उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के दूसरे आर्गन को भी इन्वॉल्व करेगा और साथ बैक्टीरिया काज करेगा जो सेप्टिसीमिया की तरफ सेप्टिसीमिया बनाएगा और पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होंगे। टाइफाइड का नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 5 to 30 डेज़ होता है। उसके बाद पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। उसके बाद टाइफाइड के पेशेंट आपके पास जब भी आते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लासिकल सिम्टम टाइफाइड के क्या होंगे? पेशेंट आपके पास फ़ीवर के साथ आएगा और पेशेंट जो फ़ीवर बताता है वो फ़ीवर बताता है कि सुबह जिस वक्त मैं जागा था मैं बिल्कुल ठीक था, आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरा, बुखार मुझे ज़्यादा होता रहा और शाम के वक्त मुझे शदीद बुखार हो गया, जिसे आप स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फ़ीवर कहते हैं। उसके बाद पेशेंट आपके पास बोलेगा मुझे हेडेक था और साथ पेशेंट को अब्डोमिनल सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी आ सकती है और लूज़ मोशन भी आ सकती है। सिम्टम्स के लिहाज से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अगर आपके पास एक पेशेंट आता है फ़ीवर के साथ और हेडेक के साथ तो बेसिकली वो सल्मोनेला टाइफी की वजह से पेशेंट को टाइफाइड फ़ीवर है। अगर आपके पास पेशेंट आता है फ़ीवर के साथ और अब्डोमिनल सिम्टम्स ज़्यादा हैं जिसमें आपके पास लूज़ मोशन है तो उसमें आपके पास जो बैक्टीरिया जिसने टाइफाइड काज की है वो आपके पास सल्मोनेला पैराटाइफी हो सकता है। आपके पास एक पेशेंट आ गया फ़ीवर के साथ, लूज़ मोशन के साथ, तो आपने देखना है कि सल्मोनेला पैराटाइफी था या इस पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेरिटिस किसी और बैक्टीरिया की वजह से था। तो उनके भी कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। अगर पेशेंट को लूज़ मोशन स्मॉल क्वांटिटी में है तो वो सल्मोनेला पैराटाइफी है। लार्ज वाटरी लूज़ मोशन है तो वो आपके पास वाइब्रा कार्डिया होगा। और अगर लूज़ मोशन के साथ पेशेंट को ब्लड आ रहा है तो वो इकोलाई की वजह से हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस को आपने इस तरह डिफरेंशिएट करना है। फिर हमारे पास आता है कि टाइफाइड वाला पेशेंट आपके क्लिनिकल उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है। वीक के लिहाज से प्रेजेंटेशन टाइफाइड फ़ीवर की चेंज होती रहती है। वीक 1 में नॉर्मली क्या होगा कि पेशेंट को फ़ीवर होगा, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। उसके बाद जब वीक 2 में पेशेंट जाएगा तो वीक 2 में पेशेंट को फ़ीवर जो सा होगा परसिस्टेंट होगा और सिम्टम पेशेंट को सीवियर होना शुरू हो सकते हैं। वीक 2 में नॉर्मली एक और चीज़ होती है कि टाइफाइड बैक्टीरिया जो सा सल्मोनेला टाइफी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ये ब्रेन की तरफ जा सकता है। अगर पेशेंट आपके पास सेकंड वीक में आता है डिलीरियम के साथ, कोमा के साथ, जिसे आप टाइफाइड कोमा कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि टाइफाइड ने भी ब्रेन को भी साथ में इन्फेक्ट कर दिया तो पेशेंट को टाइफाइड की वजह से ब्रेन सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। इसको आप टाइफाइड कोमा कहते हैं और एल्गर कोमा भी कह सकते हैं। तो उसके बाद म्यूटिंग कोमा भी इसका नाम एक दूसरा नाम है, आप पेशेंट को कह सकते हैं। ऐसे पेशेंट एक स्पेसिफिक टाइफाइड फेसिस के साथ आते हैं जैसे थिन स्किनी और साथ ना उनका जो फेस होता है वो ज़्यादा शाइनी होता है, एपैथिक लुक होती है पेशेंट की। ये सेकंड वीक में होता है। थर्ड वीक में फिर क्या आएगा कि पेशेंट आपके पास आ रहा है थर्ड वीक के साथ सीवियर एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं। पेशेंट को जो पैर पैचेस के अंदर जो टाइफाइड बैक्टीरिया रिज़ाइड किया हुआ है बाज़ वहाँ पे परफोरेशन कर देता है और उसकी वजह से ब्लीड हो सकती है पेशेंट को। तो पेशेंट को साथ वो ब्लीड हो सकती है। ये जो ब्लीड होगी अगर पेशेंट आपके पास ब्लीड के साथ आता है तो उसमें हमने 2-3 चीज़ें याद रखनी हैं। हमने बोला था कि पेशेंट को टाइफाइड फ़ीवर में ब्रेडिकार्डिया है। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है एब्डोमिनल पेन के साथ, ब्लीड के साथ, तो उसका मतलब है कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया है। फिर हमें पल्स में टेकीकार्डिया मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया नहीं मिलेगा। जब भी आपके पास टाइफाइड वाला पेशेंट आता है जिसमें आपको इंटेस्टाइन जिस वक्त आप एक्सरे करवाएं रेक्ट एब्डोमेन तो आपको पेरिटोनाइटिस और बाकी चीज़ें साइन मिल रहे हैं तो उस पेशेंट की फ़ौरन से सर्जिकल रिपेयर करवानी है। दूसरी चीज़ इसमें हमने थर्ड वीक का बोल दिया कि पेशेंट आपके पास आ गया एब्डोमिनल सिम्टम हेपेटोस्प्लीनोमेगाली थर्ड वीक में ज़्यादा डेवलप होती है। तो उसमें एक और चीज़ में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट टाइफाइड वाला आता है कि टाइफाइड में नॉर्मली जैसे पहले को ब्रेडिकार्डिया होता है, लेकिन अगर आपके पास एक पेशेंट आता है टेकीकार्डिया के साथ तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पेरिटोनाइटिस या डेवलप हो गया या पेशेंट को मायोकार्डाइटिस हो गया टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन। तो टाइफाइड का पैटर्न इस तरह भी फ़ीवर का पल्स का चेंज हो सकता है।
उसके बाद आती है हमारे पास टाइफाइड की इन्वेस्टिगेशन। हमने इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी सबसे पहले करवानी है। सीबीसी में हमें जो मिलेगा, सीबीसी में टीएलसी काउंट कम मिलता है, टाइफाइड में ल्यूकोपीनिया होता है। लेकिन कुछ पेशेंट में हमें ल्यूकोसाइटोसिस भी मिल सकता है। कौन से पेशेंट में? जिनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है, पेरिटोनाइटिस हुआ है, मायोकार्डाइटिस हुआ है, तो उसमें ल्यूकोपीनिया नहीं मिलेगा बल्कि उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। फिर हमने ब्लड कल्चर करवाना है। ब्लड कल्चर फर्स्ट वीक में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, सेकंड वीक में ब्लड कल्चर की सेंसिटिविटी 50% रह जाती है, थर्ड वीक में हमने स्टूल कल्चर करवाना है और फोर्थ वीक में हमने यूरिन कल्चर करवाना है। टाइफाइड फीवर बैक्टीरिया जो सा है पेयर पैचेस के अलावा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सिस्टम के अंदर भी रिजाइड करता है, वहाँ पे भी कॉमुलेट हुआ होता है। इनमें बोन मैरो भी शामिल है। तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो सा होता है टाइफाइड का, वो बोन मैरो कल्चर होता है, जो नॉर्मली हम नहीं करते, जिसमें हमारे पास सेंसिटिविटी 90% आती है। बाकी में 70-80%, लेकिन इसमें 90% सेंसिटिव आएगा टाइफाइड के लिए। आपके पास पेशेंट आ गया, सीबीसी करवा ली, ब्लड कल्चर करवा लिया, टाइफाइड डायग्नोज हो गया। उसके बाद हमने ट्रीट कैसे करना है? ट्रीटमेंट सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लोरोक्वानोलोन्स, जिसमें हमने पेशेंट को ओरली देनी होती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम बीडी या ओफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम बीडी। अगर पेशेंट टॉलरेट ना करे ओरल, तो हम आईवी दे सकते हैं फॉर 10 डेज़ 400 मिलीग्राम सिप्रोफ्लॉक्सासिन बीडी में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जब भी पेशेंट को देनी है तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि पेशेंट को पहले सीजर तो नहीं है, पेशेंट ओल्ड एज तो नहीं है, पेशेंट को सीएनएस सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन सीजर को भी एग्रीवेट करता है और साथ पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डिटीरिएट करता है, डिलीरियम काज कर सकता है ओल्ड एज में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा तो हम सेफिज़ाइम दे सकते हैं 400 मिलीग्राम ओडी में या 200 मिलीग्राम बीडी में भी दे सकते हैं ओरली। ओरल पेशेंट को नहीं देंगे तो फिर हमारे पास ऑक्सीडिल आती है। ऑक्सीडिल इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन जो है, ऑक्सीडिल इंजेक्शन के नाम से 2 ग्राम ओडी या 1 ग्राम बीडी। इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है ऑक्सीडिल में, ऑक्सीडिल कुछ एंटीबायोटिक हमारे पास डोज डिपेंडेंट होती हैं और कुछ हमारे पास कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती हैं। डोज डिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमने पेशेंट को एक फ़िक्स डोज लगा दी, स्टैट डोज लगा दी, उसके बाद पेशेंट की एंटीबायोटिक ने असर करना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वो वाली होती हैं जिनमें हमारे पास एक एंटीबायोटिक की बॉडी के अंदर एक कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन है वो नीडेड है इनफेक्ट उसको ना असर करने के लिए। तो ऑक्सीडेट दोनों तरह का काम कर सकते हैं, या आप 2 ग्राम भी दे सकते हैं और 1 ग्राम बीडी भी दे सकते हैं। ऑक्सीडिल के अलावा हमारे पास सेफिटाइजीमा, ठीक है, 2 ग्राम ओडी वो भी दे सकते हैं। अगर इनसे पेशेंट रेजिस्टेंट है, मतलब ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है, तो हमारे पास सेकंड लाइन में आती है मैक्रोलेट्स, जिसमें हम एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम बीडी देंगे। हमने 20 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से पेशेंट को डोज कैलकुलेट करनी है और 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देनी। अगर पेशेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है तो हमारे पास इन दोनों के बाद आती है मेरोपेनम 1 ग्राम IVTDS। ये हमारे पास टाइफाइड की ट्रीटमेंट है जो 10 डेज़ के लिए हमने देनी है। आपका एक दफ़ा पेशेंट टाइफाइड का ट्रीट हो गया तो आपने पेशेंट को प्रिवेंट कैसे करना है? आपने उस पेशेंट को कहना है कि आपने हाथ जो धोने हैं, आपने खुराक जो सी है वो अच्छी खानी हो। और अगर आपका पेशेंट क्रोनिक कैरियर है, मतलब कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो पूरी ट्रीटमेंट नहीं लेते, ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, तो वो क्रोनिक कैरियर बन जाते हैं, मतलब खुद तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन वो इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसको आपने कहना है कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकें, मतलब आपने होटल वाला कोई भी काम, आपने फूड सर्विंग नहीं करनी। इन चीज़ों का उसमें ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास आती है टाइफाइड की वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप किसी ऐसे पेशेंट को वैक्सीनेशन आप ऐसे लोगों को देते हैं जिन्हें एंडेमिक एरिया में जाना होता है टाइफाइड के लिए। वैक्सीनेशन दो तरह की होती है, कैप्सूलर फॉर्म में भी होती है और पॉलीसेकेराइड सबक्यूटेनियस फॉर्म में भी। कैप्सूल 4 कैप्सूल आते हैं स्ट्रिप में, आपने 48 आवर्ली एक कैप्सूल देना है उस बंदे को जो एंडेमिक एरिया में जा रहा है जाने से 10 दिन पहले। और जो सबक्यूटेनियस आपने होनी है वो आपकी 0.5 ml डोज़ है, आपने पेशेंट को सबक्यूटेनियस लगानी है और 2 ईयर्स के बाद रिपीट करनी है बूस्टर डोज़। ये भी आपने पेशेंट को एंडेमिक एरिया में जाने से 10 दिन पहले लगानी है। टाइफाइड की एक और चीज़ आती है कि रोल ऑफ स्टीरॉइड्स। अगर आपके पास एक पेशेंट रहता है टाइफाइड वाला, वो उसको CNS सिम्टम डेवलप हो गए, CNS टाइफाइड मतलब टाइफाइड कॉम है पेशेंट को, तो उसमें डेकाड्रॉन का रोल है। 3 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से आपने पेशेंट को एक स्टैट डोज लगानी है और आपने 8 डोजेज़ रिपीट करनी है 1 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से हर 6 घंटे बाद। स्टीरॉइड का सिर्फ टाइफाइड कामा में रोल है जब CNS सिम्टम डेवलप है। अगर पेशेंट को सिंपल टाइफाइड है या टाइफाइड पेरिटोनाइटिस है तो उसमें स्टीरॉइड अगर देंगे तो हमेशा इंटेस्टिनल परफोरेशन को और ज़्यादा वर्स करेगा, तो सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्स करेगा। तो स्टीरॉइड नॉर्मली हम टाइफाइड में नहीं देते।
अनलेस कि वहाँ पे CNS काम है पेशेंट को, जिसमें स्टीरॉयड का रोल है। तो टाइफाइड में बेसिकली यही चीज़ थी, ऑर्गेनिज्म। सल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, पैराटाइफी क्या करेगा, पैथोजेनेसिस, फेजेस, इंक्यूबेशन पीरियड पता होना चाहिए, सिम्टम्स वीक के लिहाज से। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास कौन से आते हैं, फ्लोरोक्विनिन कब देनी है और बाकी आपने कब देनी है ये पता होना चाहिए। और प्रिवेंशन, टाइफाइड की प्रिवेंशन, फूड हाइजीन और बेटर आपने जो वाटर इस्तेमाल करना है वो भी बॉयल, यही इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है बेसिकली।